हे गाइस, नवाज फ्रॉम द nerdhunt.com और ये है माइंड हंटर सीजन 2 का रिकैप। यस, फाइनली पिछले सीजन के रिकैप के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक्स को चेक करें। मैंने ये सीजन 1 के रिकैप में भी कहा था और अब भी कहूंगा, दिस सीरीज इज अ मास्टरपीस। पहले जाकर शो देखना और फिर ही इस रिकैप को देखना। इसका असली मजा इसके डायरेक्शन और डायलॉग्स में है। इस वीडियो में हम सीजन 2 के स्टोरी लाइन के बारे में डिटेल्स में बात करने वाले हैं, सो स्पॉयलर्स अलर्ट। सीजन 2 की शुरुआत होती है बीटीके स्ट्रैंगलर से, जहां हम इसकी सीरियल किलर बनने वाली जर्नी को डिटेल में देखते हैं। यह भी एक फेमस अमेरिकन सीरियल किलर है जिसकी झलक आपने सीजन 1 में भी देखी होगी। बीटीके मतलब बाइंड, टॉर्चर एंड किल। इसकी इसी किलिंग मेथड से इसे बीटीके का नाम मिला था। सीजन 1 वाले रिकैप में मैंने इसके बारे में ज्यादा बात नहीं की क्योंकि मुझे लगा था कि शायद सीजन 2 में ये मेन विलन हो। फिर बाद में मेरे ध्यान आया कि वेट, बीटीके स्ट्रैंगलर तो 2005 में पकड़ा गया था और माइंड हंटर की मेन स्टोरी 1977 और 80s के आसपास चलती है। मतलब इसकी झलक सिर्फ हमारे लिए है। जैसे बिल और होल्डन दूसरे सीरियल किलर्स की स्टडी कर रहे हैं, वैसे ही हम ऑडियंस बैठकर बीटीके किलर्स पर स्टडी कर रहे हैं। कमाल करते हो फिंचर साहब। केम्पर के साथ हुए इंटरेक्शन के बाद से ही होल्डन पैनिक अटैक्स का शिकार हो जाता है। होल्डन फिर जाकर यह खबर अपनी पार्टनर वेंडी को देता है। वेंडी को लगता है कि कुछ दिनों के लिए इसे ब्रेक लेना चाहिए, बट होल्डन इसे दिलासा देता है कि वो अब ठीक है। पिछले सीजन में की गई होल्डन की हरकतों की वजह से उसके बॉस शेपर्ड को जबरदस्ती रिटायरमेंट लेना पड़ता है। शेपर्ड के जाने के बाद इन्हें टेड गन नाम का नया बॉस मिल जाता है। फिर शेपर्ड अपनी रिटायरमेंट पार्टी के दौरान होल्डन को बताता है कि उसके इस वॉलंटरी रिटायरमेंट की मेन वजह होल्डन है। याद है ना, होल्डन के कारनामों की वजह से इनके डिपार्टमेंट में इंक्वायरी बैठी थी। वेल, किसी को तो इसकी कीमत चुकानी ही थी। ये सुनते ही होल्डन को फिर से पैनिक अटैक्स आने लगते हैं। बीटीके अब धीरे धीरे अपने सीरियल किलर बनने की प्रैक्टिस शुरू कर देता है और जल्द ही इसके कारनामे बिल और होल्डन की नजर में आते हैं। फिर बिल और होल्डन इसके एक जिंदा विक्टिम को ढूंढकर उसकी पूछताछ शुरू कर देते हैं। यहाँ ये दोनों समझ जाते हैं कि ये सीरियल किलर नौसिखिया है जो फिलहाल दूसरे सीरियल किलर्स की मेथड को कॉपी करके अपनी पहचान बनाने की कोशिश कर रहा है। बिल को लगता है कि ये बीटीके डेविड बर्कोविट्स या सन ऑफ सैम नामी सीरियल किलर के मेथड को ज्यादा फॉलो कर रहा है। फिर ये दोनों अपनी रिसर्च को कंटिन्यू करने के लिए सन ऑफ सैम से मिलने जाते हैं। कुछ भी बोले यार, डार्क की तरह ही माइंड हंटर के कास्टिंग डायरेक्टर को भी मानना पड़ेगा। एकदम डिक्टो मैच ढूंढ के लाए हैं सारे किलर्स के। सन ऑफ सैम का मानना है कि उसने जितने भी मर्डर्स किए हैं उसके पीछे इसकी दिमागी आवाजों का हाथ है। उसके दिमाग में एक आवाज आती है जो इसे सारे मर्डर्स करने पर मजबूर करती है। बट फिर बिल और होल्डन अपने रिसर्च और एक्सपीरियंस को यूज करके सन ऑफ सैम से ये कबूल करवा लेते हैं कि कोई आवाज वगैरह कुछ नहीं है। ये सब वो अपनी मर्जी से कर रहा था। बिल की लाइफ एक ब्रोकर है जो खाली घरों को सजा धजा कर उनके लिए ओनर ढूंढने का काम करती है। बिकने से पहले इन सारे घरों की जिम्मेदारी और चाबियां सब इसके हाथ में होती हैं। ऐसे एक घर में इन्हें एक बच्चे की लाश मिलती है। बॉडी को देखकर लग रहा है कि किसी ने इस बच्चे की बलि चढ़ा दी है। बिल देखते ही समझ जाता है कि मामला गड़बड़ है और वो भी लोकल पुलिस के साथ मिलकर इसकी छानबीन करने लगता है। जब बिल यहाँ अपने पर्सनल प्रॉब्लम्स में अटका होता है तब होल्डन अकेला अटलांटा जाकर 2 सीरियल किलर्स का इंटरव्यू लेने का डिसीजन लेता है। अटलांटा में होल्डन की मुलाकात कुछ लोकल महिलाओं से होती है जिनका मानना है कि इनके इलाके में भी कोई सीरियल किलर है जो एक एक करके छोटे बच्चों को मार रहा है। यह भी एक सच्ची कहानी का हिस्सा है। आप चाहो तो अटलांटा मर्डर केस गूगल करके देख सकते हो। होल्डन इनसे जानकारी इकट्ठा करके इनकी मदद करने का वादा करता है। फिर दूसरे दिन अपने इंटरव्यूज खत्म करके होल्डन वापस अपने शहर चला जाता है। जब ये अपनी टीम के साथ बैठकर इन रिकॉर्डिंग्स को सुन रहा होता है तब वेंडी और बिल भांप लेते हैं कि होल्डन के दिमाग में कुछ और ही चल रहा है। उसे इन रिकॉर्डिंग्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है। होल्डन का दिमाग अभी तक अटलांटा वाले सीरियल किलिंग्स पर अटका है। बिल को फिर एक शॉकिंग न्यूज मिलती है कि पड़ोस में हुए उस बच्चे के मर्डर के पीछे इनके गोद लिए बेटे ब्रायन का भी हाथ है। देखने से ये ब्रायन भी सीरियल किलर बिरादरी का ही लगता है। फिर इस केस को लेकर बिल के मैरिज में प्रॉब्लम्स आने लगते हैं। होल्डन अपनी टीम से मिलकर उन्हें अटलांटा वाले सीरियल किलिंग्स के बारे में बताता है। होल्डन को लगता है कि इनका मर्डरर एक जवान ब्लैक मेल है। वेंडी और बिल दोनों को होल्डन की बातें बेतुकी लगती है, पर उनके बॉस गन को होल्डन के इंस्टिंक्ट्स पर पूरा भरोसा है। ये फिर इन्हें अनऑफिशियली इस केस के बारे में और जानकारी इकट्ठा करने को कहता है। इसी दौरान वेंडी फील्ड में जाकर खुद सीरियल किलर्स के इंटरव्यू कलेक्ट करती है। यहाँ वेंडी को लगता है कि उसकी जगह अंदर ऑफिस में नहीं बल्कि बाहर फील्ड में है। जैसे ही अटलांटा वालों को भनक लगती है कि एफबीआई को लगता है कि इनके यहाँ एक ब्लैक सीरियल किलर है, वो फौरन वहां से एफबीआई को भगा देते हैं। कुछ लोकल पॉलिटिशियंस की वजह से ये नहीं चाहते कि इलेक्शंस के वक्त ब्लैक कम्युनिटी का नाम खराब हो। फिर बीटीके के बारे में और जानकारी इकट्ठा करने बिल और होल्डन जाकर केम्पर से मिलते हैं। यहाँ केम्पर इन्हें बताता है कि इनका यह नया सीरियल किलर भी बाकी किलर्स की तरह ही दूसरों की गलतियों से सीख हासिल कर रहा है। चांसेस हैं कि वो भी दूसरे किलर्स की तरह ही एक्साइटेड होने के लिए क्राइम सीन पर बार बार वापस जा रहा हो।
केम्पर की इस इंटरव्यू के बाद होल्डन और बिल जाकर चार्ल्स मैनसन से मिलते हैं। वन ऑफ द बेस्ट सीन ऑफ सीजन 2। ओके, जो लोग नहीं जानते, चार्ल्स मैनसन एक निहायत ही खतरनाक और पॉपुलर क्रिमिनल था। कहा जाता है कि ये खुद एक सीरियल किलर नहीं था, पर इसने इसके सारे फॉलोअर्स को सीरियल किलर बना दिया था। इन शॉर्ट, ये भाई साहब सीरियल किलर्स के गैंग के लीडर थे। देख के लगता है क्या? मैनसन का इंटरव्यू इनकी रिसर्च के लिए बहुत मायने रखता है कि आखिर कैसे एक इंसान अपने फॉलोअर्स को सीरियल किलर में कन्वर्ट कर सकता है। बट मैनसन कोई ऐसा वैसा इंसान नहीं, बल्कि एक हाईली फंक्शनिंग सोशियोपैथ है। ये सरासर अपने सारे जुर्मों से इनकार कर देता है। इसका मानना है कि इसके फॉलोअर्स ने जो कुछ भी किया वो सब अपनी मर्जी से किया है और इसमें मैनसन का कोई हाथ नहीं है। ये सब सुनकर बिल की सटक जाती है और फिर वो इस इंटरव्यू को आधे में ही बंद कर देता है। मैनसन के फेल इंटरव्यू के बाद होल्डन जाकर इसके एक फॉलोअर से मिलता है। यहाँ होल्डन को मैनसन के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि कैसे उसने अपने फॉलोअर्स का माइंड वॉश करके और उन्हें ड्रग्स देकर सीरियल किलर्स में कन्वर्ट कर दिया। बट जब वेंडी इन रिकॉर्डिंग्स को सुनती है तो उसे भी लगता है कि मैनसन के सारे फॉलोअर्स पहले से ही साइको थे। मैनसन ने तो बस उन्हें उनके टारगेट्स दिखाए थे। मैनसन ने ऐसे ही लोगों को चूज किया जो आसानी से किसी का मर्डर करने के लिए राजी हो जाए। इसी दौरान अटलांटा में एक और बच्चे की लाश मिलती है। मतलब हम न चाहते हुए भी इन्हें FBI की मदद लेनी ही पड़ेगी। बिल और होल्डन अटलांटा के लिए निकलते हैं तो वेंडी फील्ड पर जाकर अपने इंटरव्यूज को कंटिन्यू करती है। होल्डन अटलांटा पहुंचते ही समझ जाता है कि यहाँ के लोकल पुलिस को किलर के प्रोफाइल के बारे में घंटा कुछ पता नहीं है। मतलब इन्हें यहाँ बहुत काम करना पड़ेगा। बिल और होल्डन एक के बाद एक लीड्स फॉलो करके किलर को ढूंढने की कोशिश करते हैं, बट इनके हाथ कुछ नहीं आता। उधर गन भी वेंडी को फील्ड पर जाकर इंटरव्यूज लेने से मना कर देता है। तीनों की लगी पड़ी है। होल्डन को अब भी पूरा यकीन है कि उनका किलर एक जवान ब्लैक मेल है। इनका किलर लाशों को नदी में फेंक रहा है। अब ये सारी नदी तो मॉनिटर नहीं कर सकते, तो ये लोग डिसाइड करते हैं कि ये आसपास के सारे ब्रिजेस पर ध्यान देंगे। इन्हें लगता है कि इनका किलर भी लाशों को ऐसे ही किसी ब्रिज से बहती नदी में फेंक रहा है। ओह बाय द वे, सीजन 2 में वेंडी को भी एक गर्लफ्रेंड मिल जाती है, बट लास्ट एपिसोड तक आते आते इनका ब्रेकअप हो जाता है, इसीलिए मैंने वो पार्ट पूरी तरह से इग्नोर कर दिया। बिल, होल्डन और उनकी लोकल टीम रात भर गाड़ी में बैठे सारे ब्रिजेस पर नजर रखे होते हैं कि तभी किसी को पानी में कुछ गिरने की आवाज आती है। बिल और होल्डन फटाक से उस ब्रिज की तलाशी लेने पहुंच जाते हैं, जहां इनकी मुलाकात वेन विलियम्स से होती है, एक जवान ब्लैक मेल जो होल्डन की प्रोफाइल से पूरी तरह मैच करता है। बस इसी की देरी थी। सारी FBI और लोकल पुलिस अब हाथ धोकर वेन विलियम्स के पीछे पड़ जाती है। FBI को अपना प्राइम सस्पेक्ट तो मिल गया है, बट इन्हें अभी तक इसके खिलाफ कोई पक्का सबूत नहीं मिला। पूरी नदी छानने के बाद भी इन्हें वहां से कुछ नहीं मिलता। अब बिना किसी बॉडी या सबूत के ये लोग इसे अरेस्ट भी तो नहीं कर सकते। बट जैसे ही इसकी भनक मीडिया को लगती है, सारे रिपोर्टर्स विलियम के घर के बाहर जाकर लाइन लगा देते हैं। देखकर लग रहा है कि विलियम इस सारे मीडिया अटेंशन को काफी इंजॉय कर रहा है। एक बार तो ये सारी मीडिया को अपने पीछे मेयर के घर तक ले जाकर जबरदस्त पब्लिसिटी स्टंट भी मारता है। बिल और होल्डन को फिर पता चलता है कि विलियम एक म्यूजिशियन है जो छोटे बच्चों को स्टार बनाने का सपना दिखाकर अपने जाल में फंसाता था। इन्हें यहाँ के लोकल स्टूडियो वाला बताता है कि विलियम बस एक नाम का म्यूजिशियन है जिसने अभी तक अपना एक भी गाना रिकॉर्ड नहीं किया। ये बस बच्चों को स्टूडियो में लेकर उनसे घंटों बातें करता था। फाइनली FBI को विलियम के खिलाफ 2 बड़े सबूत मिल ही जाते हैं। उसके घर में मिले कारपेट के सैंपल्स और गाड़ी में मिले डॉग हेयर्स सीधा कुछ मर्डर विक्टिम के पास मिले सैंपल से मैच करते हैं। और जैसे ही FBI को पता चलता है कि विलियम प्लेन में बैठकर वहां से भागने का प्लान बना रहा है, वो सीधा उसके घर जाकर उसे अरेस्ट कर लेते हैं। विलियम्स अरेस्ट तो हो गया, बट मिले हुए सबूतों की बुनियाद पर कोर्ट सिर्फ इसे 2 मर्डर्स का ही जिम्मेदार बताती है। विलियम्स आज तक उम्र कैद की सजा काट रहा है और बाकी बच्चों के केसेस अभी तक अनसॉल्व्ड हैं। बट विलियम्स के अरेस्ट होते ही अचानक सारे सीरियल किलिंग्स बंद हो गए। कहा जाता है कि उन सारे मर्डर्स के पीछे भी इसी का हाथ है। अटलांटा की पुलिस फिर डिसाइड करती है कि वो उन सारे अनसॉल्व्ड केसेस को क्लोज कर देगी। होल्डन इस न्यूज से बिल्कुल खुश नहीं होता। बिल घर जाकर देखता है कि उसकी बीवी अपने सामान और बच्चे समेत घर छोड़कर जा चुकी है। एंड सीन में हम देखते हैं कि BTK किलर ने फाइनली अपना किलिंग मेथड डिसाइड कर लिया है। और यहां होता है सीजन 2 खत्म। इसके सीजन 3 को लेकर ऑलरेडी काफी प्रॉब्लम्स चले हैं। लेट्स होप कि ये कैंसिल ना हो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस। मैंने ऐसे और भी वीडियोस बनाए जिनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड आई एम होपिंग टू सी यू इन माय नेक्स्ट वन।